हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम दिवेश स्टार। लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था कि साझेदारी व्यवसाय पार्टनरशिप बिजनेस क्या होता है, पार्टनरशिप साझेदारी का मतलब अर्थ देखा था, फिर उसकी डेफिनेशन परिभाषा देखी थी। आज हम देखने वाले हैं कि साझेदारी के लक्षण विशेषताएं क्या होती है उनके बारे में पढ़ेंगे। देखो एक बात ध्यान रखना, साझेदारी की परिभाषा समझ ली तो उससे विशेषताएं उनमें से ही निकलती है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स किस में से निकलती है? डेफिनेशन के अंदर से। तो सबसे पहले बात करेंगे पहली विशेषता के ऊपर और वो है आपकी स्थापना। देखो ध्यान देना, स्थापना का मतलब क्या होता है? एस्टैब्लिशमेंट। कोई भी चीज जब कोई स्थापित होती है तो वो कुछ रूल्स और रेगुलेशंस के बेस पर होती है। ठीक है, अब एकाकी व्यापार में क्या था? कोई नियम कायदे नहीं है, जहां मन लगाना है वहां दुकान लगा दो। ठीक है, पार्टनरशिप में क्या है? आपको रूल्स गवर्न करते हैं। कौन से रूल्स? पार्टनरशिप एक्ट 1932 के, किसके? भारतीय साझेदारी अधिनियम, भारतीय साझेदारी अधिनियम, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार पार्टनरशिप क्या की जाती है? खड़ी की जाती है, स्थापित की जाती है। मतलब क्योंकि भारतीय साझेदारी अधिनियम की धारा 4 क्या कहती है कि साझेदारी क्या है? एक ऐसा रिलेशनशिप है दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच जो किसके लिए इकट्ठे हुए, जो कि बिजनेस करने के लिए इकट्ठे हुए और जो क्या करेंगे? लाभ कमाएंगे। तो बताओ, मतलब धारा 4 में लिखा हुआ है, कहने का मतलब पार्टनरशिप के लिए एक स्पेशल एक्ट बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पे बात करते हैं। और वैसे ही जैसे कंपनी होती है, ठीक है, कंपनी के लिए कौन सा है? कंपनीज एक्ट 2013। लेकिन वही बात वापस, एकाकी व्यापार के लिए कोई क्या नहीं है? कोई कानून नहीं है। तो इसका एक कानून है जिसके अंतर्गत इसको स्थापित किया जाता है। देयता। देयता का मतलब क्या हुआ? लायबिलिटीज, पेमेंट करना। अब देखो यहां ध्यान देना, पार्टनरशिप में जब दो लोग एक हुए हैं, ये अपना चिंटू और ये अपना पिंटू, बिजनेस करने के लिए एक हुए हो तो प्रॉफिट होगा, अपने अपने जेब में भर के लेके जाएंगे घर पे, तो आनी होगी तो उसको भी चुकाना पड़ेगा इक्वली। मगर एक बात, अब बताओ, अगर मान लो बिजनेस लॉस में चला गया, इतने भयंकर लॉस में चला गया कि अपने पास उधारी, जो उधारी देनी पड़ेगी वो किसको देनी पड़ेगी? वो भी दोनों को देनी पड़ेगी। अब मान लो चिंटू के पास तो पैसे है देने के लिए, लेकिन पिंटू के पास नहीं है, तो पिंटू की भी जो जिम्मेदारी है, जो उधारी है दुकान की, वो कौन भरेगा? चिंटू भरेगा। क्यों? क्योंकि दोनों पार्टनर है। मतलब यहां पर क्या हो रहा है, दोनों साझेदार व्यक्तिगत रूप से जो बाहर का जितना भी लोन उन्होंने लिया हुआ है, उस फर्म के ऊपर जितनी उधारी है वो उनको क्या करनी पड़ती है? पे करनी पड़ती है। मतलब उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का मतलब क्या हो गया? जो उन्होंने बिजनेस में पैसा लगाया था उससे अगर मान लो बाहर की जिम्मेदारियां पूरी नहीं हो रही है, बाहर मान लो, ऐसा मानो 1 लाख का लोन है फर्म के ऊपर। कितना? फर्म के ऊपर 1 लाख का लोन है। ठीक है, और अपने चिंटू के पास 50,000 पड़े हैं। कितने पड़े हैं? 50,000 रुपए पड़े हैं। तो चिंटू ने 50,000 दे दिए, अभी भी मार्केट में कितना? 50,000 बाकी पड़ा है। तो अब वो बोलता है, भाई पिंटू तेरी भी तो जिम्मेदारी बनती है, लेकिन पिंटू के पास तो पैसे है ही नहीं और ना ही उसके कोई पर्सनल असेट, मतलब कोई संपत्ति वगैरह, घर वगैरह कुछ नहीं है। तो यहाँ पर जिम्मेदारी किसकी बन जाएगी? वापस चिंटू की बन जाएगी। और उसे अपना घर भी बेचना पड़ेगा, अगर घर है तो अपने बर्तन भी बेचने पड़ेंगे। मतलब यहाँ पर लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। कैसी होती है? असीमित दायित्व होता है। मतलब घर के बर्तन भी बेचने पड़ते हैं, देसी भाषा में एकदम। ठीक है, अब हम आते हैं बच्चा लोग थर्ड पॉइंट पे। थर्ड क्या है? जोखिम वहन करना। सीधी सी बात है, दोनों बिजनेस में एक हुए हो, प्रॉफिट को कमाने वाले हो तो लाभ को बांटोगे तो हानि को भी बांटना पड़ेगा। तो यहाँ पर रिस्क भी है और उसको कौन बियर करेंगे? उसको कौन सहन करेंगे? उन दोनों को उस हानि को या फिर उस रिस्क को सहन किसे करना है? तो जो बिजनेस का जो रिस्क है उसको उठाएगा भी कौन? जितने पार्टनर्स हैं उन सबकी जिम्मेदारी बनती है कि वो रिस्क को क्या करेंगे? बियर करेंगे। मतलब सबकी जिम्मेदारी समान रहेगी। अब हम बात करते हैं निर्णय लेना एवं नियंत्रण। ध्यान देना इस पॉइंट पे, निर्णय लेना एवं नियंत्रण मतलब क्या हुआ? डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल। अब बताओ, जो बिजनेस में पार्टनर है, ठीक है, बिजनेस में वो दोनों शामिल हुए, तो जो कंट्रोलिंग है, सारे डिसीजन, भाई कौन सा माल कहाँ से लेना है, किसको माल बेचना है, उधार पे बेचना है कि नहीं, टर्म्स एंड कंडीशन, शर्त क्या रखनी है, नियम कायदे क्या होंगे, और उधारी अगर मान लो अपन किसको उधार दे रहे हैं तो कितने टाइम पीरियड के लिए देना है, ये सारी चीजें वो पार्टनर्स डिसाइड करेंगे। मतलब पूरी कंट्रोलिंग किसके हाथ में है? पार्टनर्स के हाथ में है। दूसरी बात, निर्णय लेना और सारे डिसीजंस भी वही लेंगे। अब यहाँ पर एक और बात है, क्या बताओ, मैंने आपको लास्ट वाले एग्जाम्पल में बताया था राम, श्याम, मोहन, दीपेश चारों हैं, लेकिन दुकान पर तो सिर्फ राम बैठता है,
श्याम मोहन दीपेश दुकान पे नहीं बैठते, वो अपने अपने बिजनेस और भी हैं उनके, वो वहां पर बैठ रहे हैं। अब बताओ क्या ये राम इन सबकी ओर से डिसीजन ले सकता है? बिल्कुल, ये इनकी ओर से भी डिसीजन ले सकता है, मगर पहले इनको क्या करेगा? पहले पूछेगा, और फिर इसने डिसीजन ले लिया, इसने डिसीजन ले लिया तो बताओ जो इसने डिसीजन लिया है उसके प्रति जिम्मेदारी इनकी भी बन जाएगी। इसका एग्जांपल लेते हैं अपन। माना कि अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, राम ने बोला श्याम मोहन और दीपेश को कि भाई सुनो, अपन है ना अब जयपुर से माल लाने वाले हैं, तो वहां से माल पड़ रहा है अपन को 1 लाख में, और वही माल अगर अपन जोधपुर से ले रहे हैं तो वो माल अपन को पड़ रहा है, वो जो गुड्स है वो अपन को पड़ रहा है 1.5 लाख में। तो अब बताओ श्याम मोहन और दीपेश क्या बोलेंगे कि तुम जयपुर से ले लो। कहाँ से ले लो? जयपुर से। क्यों? क्योंकि उनको पता है 50,000 में सस्ता पड़ रहा है। अब ध्यान देना, माल खरीद भी लिया है अपन ने, क्या कर लिया है? माल खरीद लिया है, और मान लो राम की मौत हो जाती है और वो पैसे उधार है अभी तक, उसको भरने की जिम्मेदारी किसकी आएगी? इन तीनों की भी आएगी। क्यों सर, ये तो वहां पर खड़े नहीं थे। नहीं, लेकिन इन्होंने सलाह तो दी थी, ये भी जब वो डिसीजन लिया जा रहा था उसमें भागीदार थे, और अगर भागीदार है, साझेदार है, तो इनकी भी जिम्मेदारी बराबर बनती है। तो ये भी क्या करेंगे? इन तीनों को वो पेमेंट करना पड़ेगा। सीधी सी बात है। इसको डियर एजेंसी रिलेशनशिप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एजेंसी रिलेशनशिप। मतलब ये अब ये राम जैसे क्या हुआ पता है, ये राम इन तीनों की ओर से क्या बन गया? एक एजेंट बन गया। क्या बन गया? एजेंट बन गया। और जब इसने वो माल खुद की ओर से खरीदा तो ये मालिक भी है, मतलब यहाँ पर एजेंसी संबंध है। इसको हम यहाँ समझेंगे और भी डीपली में। अब हम बात करते हैं निरंतरता। निरंतरता का मतलब हुआ कंटिन्यूटी। देखो एक बात ध्यान रखना, इंसान है, अपनी भी एक एक्सपायरी डेट होती है, इंसान की मौत हो सकती है। तो बताओ अगर वो सारे साझेदार मर गए तो फर्म ही क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। अब मान लो कोई साझेदार पागल हो गया तो साझेदारी खत्म हो जाएगी। मान लो कोई साझेदार दिवालिया हो गया तो क्या हो गया? साझेदारी खत्म हो जाएगी। एक बात ध्यान रखना, जैसे मान लो यहाँ पर अपन ने बोला ये राम, श्याम, मोहन, यहाँ पर 3 साझेदार है। अगर मान लो राम की मृत्यु हो जाती है तो ये क्या हुआ पता है? ये हुआ साझेदारी का विघटन। किसका हुआ? ये हुआ साझेदारी का विघटन। अब ध्यान देना, अब मैं बोलूं अगर श्याम की भी मृत्यु हो जाती है, राम और श्याम दोनों मर गए, तो पीछे कौन रहा? मोहन। और अगर आपको पता हो तो सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहती है कि मिनिमम कितने पार्टनर होने चाहिए? 2 होने चाहिए। और बताओ यहाँ पर राम और श्याम तो है नहीं, खाली मोहन है, तो क्या ये पार्टनरशिप रही? नहीं। तो ये क्या हो गई? ये साझेदारी का विघटन भी हुआ और फर्म का विघटन भी हुआ। साझेदारी का विघटन भी हुआ और फर्म का विघटन भी हुआ। आई होप आपको समझ आया होगा कि साझेदारी का विघटन और फर्म का विघटन में क्या फर्क है। फर्म में क्या होता है? सारे पार्टनर्स क्या हो जाते हैं? या तो मर गए, पागल हो गए, सारे पार्टनर्स का क्या हो गया? उनका रिलेशनशिप ही खत्म हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे? फर्म का विघटन। साझेदारी में क्या होता है? कोई नया पार्टनर आया, मान लो जैसे राम, श्याम, मोहन थे, अब इसमें दीपेश भी शामिल हो गया, तो ये क्या हो गया? साझेदारी का विघटन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब राम, श्याम, मोहन नहीं रहे, अब दीपेश एक और ऐड हो गया है, तो ये नई साझेदारी बन गई है। ठीक है, तो इसे डियर क्या बोलेंगे? साझेदारी का विघटन। और फर्म का विघटन अलग टाइप का होता है। तो आई होप आपको समझे ये आया होगा। अब हम बात करते हैं सदस्यता के ऊपर। तो सदस्यता में क्या होता है? और एक और बात, निरंतरता। अब देखो कंपनी की अगर बात करें तो कंपनी में ऐसा नहीं है मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट कंपनी विल गो ऑन फॉरएवर। मतलब क्या हुआ? सदस्य आते हैं, सदस्य जाते हैं, लेकिन कंपनी हमेशा चलती रहती है। मतलब क्या डियर, यहां पर ध्यान रखना, अगर पार्टनर्स मर गए तो पार्टनरशिप फॉर्म भी बंद हो गई, लेकिन अगर कंपनी के सारे सदस्य भी मर जाएं तो कंपनी कभी नहीं मरती है। क्यों? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी क्या है? कृत्रिम व्यक्ति है, जिसको बनाता कौन है? कानून। तो बताओ कंपनी में और पार्टनरशिप में सबसे मेन फर्क, सबसे मेन डिफरेंस यही है कि कंपनी का अस्तित्व कैसा है? परपेचुअल है, मतलब वो हमेशा चलता रहता है। और साझेदारी में अगर सारे साझेदार मर गए तो पार्टनरशिप क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट के ऊपर, सदस्यता। देखो सदस्यता का पॉइंट थोड़ा कंफ्यूजन भी है, ध्यान रखना है, इसमें बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। पहले हम बात करेंगे पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग। पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि अगर आपका बैंकिंग का बिजनेस है, किसका बिजनेस है? बैंकिंग का बिजनेस, तो आपके मैक्सिमम पार्टनर्स बिजनेस में हो सकते हैं 10। कितने हो सकते हैं? 10। लेकिन अदर टाइप का बिजनेस, कोई भी मान लो ट्रेडिंग का बिजनेस है, तो उसमें आपके ये अदर अन्य कोई व्यवसाय, तो उसमें आपके मैक्सिमम लिमिट तय की हुई है पार्टनरशिप एक्ट ने। कितनी? 20। अब बताओ, ये मत कहना कि सर मिनिमम सदस्य कितने? भाई पार्टनरशिप के लिए मिनिमम तो 2 सदस्य चाहिए ही ना अपन को। तो बैंकिंग में कितने? मैक्सिमम 10। अदर बिजनेस में कितने? 20। लेकिन बच्चा लोग ध्यान रखना, कंपनीज एक्ट 2013 कहता है, कंपनीज एक्ट 2013 की सेक्शन 464 धारा 464 क्या कहती है? धारा 464 बच्चा लोग कहती है कि एक पार्टनरशिप के अंदर मैक्सिमम सदस्य कितने हो सकते हैं? 100।
कि आप एक पार्टनरशिप बिजनेस में 100 लोगों को अपने भागीदार बना सकते हो। 100 सदस्य मिलकर पार्टनरशिप का बिजनेस कर सकते हैं। ये कौन कहती है? कंपनी अधिनियम की धारा 464, कंपनी अधिनियम 2013। लेकिन माय डियर फ्रेंड, एक बात और ध्यान रखना, मिसलेनियस रूल्स ऑफ कंपनीज 2014 का रूल नंबर 10, मतलब कंपनी विविध नियम का रूल नंबर 10, मतलब नियम नंबर 10वां क्या कहता है? वो कहता है कि किसी पार्टनरशिप के अंदर मैक्सिमम सदस्य 50 होंगे। कितने होंगे? 50। तो देखो बच्चा लोग, आपको तो दिमाग में एक ही बात रखनी है, ध्यान रखना बहुत शॉर्टकट में। बैंकिंग में कितने? 10। अदर बिजनेस में कितने? 20। कंपनीज एक्ट 2013 की धारा 464 क्या कहती है? मैक्सिमम सदस्य 100। और अगर कंपनी विविध नियम की बात करें तो कंपनी विविध नियम का रूल नंबर 10, नियम नंबर 10वां क्या कहता है कि पार्टनरशिप में कितने सदस्य हो सकते हैं? 50 हो सकते हैं। तो आप जब वहां पर उत्तर लिखे तो आपको चारों लिख के आना है, ताकि अपन सेफ रहे, अपने आंसर गलत होने की संभावना ही वहां पर न रहे। नेक्स्ट पे आते हैं, एजेंसी संबंध। ये देखो, एजेंसी का मतलब क्या हुआ? मान लो मैं कोई मालिक हूं, ठीक है, मैंने अपने अंडर में एक बंदा रखा, मैंने उसको जोधपुर में रखा अपनी दुकान खोल के, वो वहां पर सारा काम संभाल रहा है। अब वो उधार माल भी खरीद रहा होगा, किसी को माल बेच भी रहा होगा। बताओ वो किसकी ओर से काम कर रहा है? मेरी ओर से काम कर रहा है, तो वो मेरा हो गया एजेंट। क्या हो गया? एजेंट। और मैं क्या हो गया? स्वामी। लेकिन बताओ वहां पर जो उससे माल खरीदने वगैरह आ रहे हैं, उनके लिए तो वो कौन है? स्वामी ही है, ऑनर ही है उस दुकान का। अब बताओ वो सारे डिसीजन ले रहा है, वो एक स्वामी के रूप में ले रहा है। तो यहां पर भी यही हो रहा है। ये जो राम, श्याम, मोहन और दीपेश, ये चारों एजेंट्स भी हैं और मालिक भी है एक दूसरे के। मतलब ये जो राम करेगा उसके लिए बाध्य कौन होंगे? श्याम, मोहन, दीपेश। और ये जो चारों कार्य करेंगे, चारों अपने एक दूसरे के प्रति क्या है? बाध्य है, लाइबल है। अगर इसने कोई मार्केट में जाके कोई उधार फर्म के नाम पे कोई उधार माल लेके आया है, तो उसको भरने की जिम्मेदारी, वो पेमेंट करने की जिम्मेदारी इन तीनों की भी बनती है। इसे डियर बोलते हैं एजेंसी रिलेशनशिप। आई होप आपको ये सारी विशेषताएं समझ में आई होगी। और अगर आपको यहाँ पर कोई भी डाउट है, एक सिंगल भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। आई विल रिप्लाई दैट पर्टिकुलर कमेंट। तो बच्चा लोग, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।